मेरा नाम श्वेता है। उसे देखकर मुझे बेहद नफरत महसूस हो रही थी। मुझे नहीं पता था कि वो इस तरह इस रूप में मेरी आंखों के सामने वापस आएगा। लेकिन मैंने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली थी। वो हमारे घर का कोई सदस्य नहीं था, बल्कि एक मामूली सा नौकर था और मेरे पिता का सबसे लाडला था। लेकिन जब मेरे पिता के मरने के बाद वसीयत वकील साहब ने पढ़ी और हम सभी भाई बहन को सुनाई, तो हमारे होश ही उड़ गए थे। और तभी से हमें अपने उस नौकर से नफरत महसूस होने लगी थी, क्योंकि मेरे पिता मरने से पहले अपनी सारी जमीन जायदाद उसके नाम कर गए। लेकिन क्यों, ये सब जानकर हमें बहुत गुस्सा आया था। बस हम सब उसे काफी समय से बर्दाश्त कर रहे थे, लेकिन अब हमने फैसला कर लिया था कि हम उसको एक मिनट भी अपने घर में टिकने नहीं देंगे। मेरे भाई ने उस नौकर को मार मार कर उसकी हालत खराब कर दी थी। हमने उसके साथ बिल्कुल वैसा ही किया था जैसा कई सालों पहले हमारी माँ ने उसके साथ किया था। हमने उसको जिंदा दफन करने का फैसला कर लिया था। हम उसकी मौत का बंदोबस्त करने के लिए घर से निकल गए थे। लेकिन जैसे ही हमने उसको दफनाने के लिए जमीन में गड्ढा खोदा, तो अचानक एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसने हमारे पैरों तले से जमीन निकाल दी थी। और हम सभी भाई बहन दंग रह गए थे, क्योंकि वहां पर तो अचानक, अरे बेशर्म कहीं के, जल्दी से मेरी चाय ले आ। मैं अपने कमरे में बैठी मैगजीन पढ़ रही थी। दोपहर के 12 बज रहे थे और अभी आधा घंटा पहले मेरी आंख खुली थी। अब मुझे भूख लग रही थी और मैं नाश्ता करना चाहती थी। मैंने पूरे 11:30 बजे सुरेश को बता दिया था कि वो मेरे लिए गर्मा गर्म चाय लेकर आ जाए, लेकिन वो कमबख्त अभी तक नहीं आया था। मुझे उस पर गुस्सा आने लगा। मैंने झटके से मैगजीन बंद की और बेड से उतरकर खड़ी हो गई थी और एक जोरदार आवाज के साथ चिल्लाई, सुरेश, मर गया क्या? अभी तक मेरा नाश्ता क्यों नहीं लेकर आया? कब से तुझे आवाज दे रही हूँ, भूख से मेरी जान निकली जा रही है। तभी सुरेश लड़खड़ाते हुए कदमों से मेरे कमरे के अंदर दाखिल हुआ था। मैंने उसको घूरती हुई नजरों से देखा तो उसने अपनी नजर झुका ली थी। क्या कर रहा था? मैंने अपनी आंखें उबाली। वो श्वेता दीदी, वो मैं। क्यों हकला रहा है बेवकूफ? वो मेरे इन शब्दों पर अचानक से उछल पड़ा था और उसके हाथों में मौजूद नाश्ते की ट्रे भी हिलकर रह गई थी। श्वेता दीदी, मैं राजवीर भैया के कमरे में उन्हें चाय देने गया था, तो उन्होंने मुझे अपने पैर दबाने के लिए बिठा दिया था, इसलिए देर हो गई। मैंने उसके हाथ से झटके से ट्रे लिया और कहा कि चल निकल यहाँ से, और ध्यान रखना, आइंदा मेरा काम बिल्कुल भी लेट नहीं होना चाहिए। चल शक्ल गुम कर अपनी। वो नज़र झुकाकर कांपते हुए मेरे कमरे से निकल गया था। इसको तंग करने में हम सभी भाई बहनों को बड़ा मजा आता था। ये था भी तो बिल्कुल बेवकूफ, इसे कुछ नहीं आता था, बिल्कुल अंगूठा छाप था। उसकी शक्ल भी बस मामूली सी ही थी, कमजोर शरीर वाला था, लेकिन उम्र में मुझसे पूरे 2 साल बड़ा था। मेरी उम्र 24 साल थी और वो 26 साल का था। हम 3 भाई बहन थे। मुझसे छोटा मेरा भाई राजवीर, जो 20 साल का था, और सबसे छोटी मेरी बहन शालू, उसकी उम्र 18 साल थी। हम तीनों भाई बहन लगभग जवान ही थे। हमारे पिता की काफ़ी सारी जायदाद थी, अच्छा कारोबार था, गांव में ज़मीनें थीं, शहर में भी 2-3 घर थे। हमारे पिता का सारा कारोबार लगभग गांव में ही होता था और गांव से ही हम लोगों का अनाज आया करता था। हमारे पिता ने हमें काफ़ी पढ़ाया लिखाया, हमारी परवरिश पर काफ़ी पैसा खर्च किया था। हम खुश थे। हमारी ज़िंदगी बहुत आराम से और अय्याशी भरी गुजर रही थी। हम सभी भाई बहन मनमौजी थे, मजाकिया थे कि किसी ने कभी हमारी कोई रोक टोक की हो। हम अपनी मर्जी के मुताबिक अपनी जिंदगी बिता रहे थे। हमें अपनी लाइफ में किसी की जरूरत नहीं थी। हमारे पिता बीमार रहते थे और एक कमरे में पड़े रहते थे। उनकी कंडीशन ऐसी भी नहीं थी कि वो चल फिर भी नहीं सकते थे। वो सारे काम करते थे। हाँ, लेकिन एक मामूली सी बीमारी ने उनको बिस्तर पर लेटा दिया था। दरअसल मेरे पापा को सांस की बीमारी थी और ज्यादा चलने से उनको सांस लेने में प्रॉब्लम होती थी। इसीलिए वो अपने कमरे में रहते थे और डॉक्टर ने उनको परमानेंट आराम करने को बताया था। मेरे पापा के जितने भी रिश्तेदारियां मिलने जुलने वाले होते, वो सब उनसे उनके ही कमरे में जाकर मीटिंग किया करते थे। पापा हमेशा सुरेश को अपने साथ रखते थे। ये समझ लो कि सुरेश मेरे पापा का राइट हैंड था। ये बात मेरे भाई राजवीर को बहुत बुरी लगती थी कि पापा अपने बेटे से ज़्यादा इस नौकर को अहमियत देते हैं। लेकिन फिर जब पापा उसको उसका कर्तव्य याद दिलाते थे, तो वो थोड़ा नर्वस हो जाता था। दरअसल मेरा भाई अपने दोस्तों के साथ हमेशा यारी दोस्ती में और पार्टी करने में लगा रहता था।
पढ़ाई भी करता था, लेकिन उसका पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान नहीं था। पापा की ज़मीनों का हिसाब, गांव जाकर ज़मीनों की देखभाल करना, ज़मीनों के कामकाज संभालना, गांव के लोगों से अनाज के बारे में बात करना, अनाज का हिसाब किताब लेना, ये सब कुछ सुरेश के हाथ में था। हालांकि वो पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन पापा ने उसे इतना काबिल तो कर दिया था कि वो सब कुछ जानता था। वो खुद गाड़ी में बिठाकर पापा को गांव ले जाता था। एक तरह से वो मेरे पापा का ड्राइवर भी था और उनका पसंदीदा नौकर भी। वो हमारे घर के तो सारे काम नहीं करता था, पापा के ही सारे काम किया करता था। पापा राजवीर से कहते थे, अगर तुम चाहते हो कि मैं सुरेश को खुद से दूर रखूं, तो तुम मेरे करीब होने की कोशिश करो और जो काम सुरेश करता है, वो सारे काम तुम किया करो। वैसे भी तुम मेरे बेटे हो, ये सारे काम करना तुम पर फर्ज है, लेकिन तुम अपने फर्ज से भागते हो। पापा की ऐसी बातें सुनकर राजवीर शर्मिंदा हो जाता था। वो तो वैसे भी एक लापरवाह इंसान था। वो कहाँ पापा के काम काज को संभाल सकता था। वो सुरेश को बुरा भला जरूर कहता था, लेकिन एक तरह से उसे लगता था कि अगर सुरेश पापा के करीब नहीं रहा, तो पापा राजवीर को अपने काम में लगाने लगेंगे। इसलिए वो अब सुरेश को बर्दाश्त करने लगा था। लेकिन अब लगभग 15-20 दिनों से हम उसको बहुत तंग कर रहे थे, क्योंकि कुछ दिनों से पापा की तबीयत बहुत खराब चल रही थी। पापा बिस्तर पर थे, उन्हें ज्यादा होश नहीं होता था। डॉक्टर से उनका ट्रीटमेंट भी चल रहा था, लेकिन हम तीनों भाई बहन में से कोई भी उनके करीब तक नहीं जाता था, क्योंकि हम लोगों को इतनी फुर्सत ही नहीं थी। हम लोग सुबह को देर से सोकर उठते थे और रात को भी लेट नाइट घर के अंदर दाखिल होते थे। हम तीनों भाई बहन अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती करने में लगे रहते थे। पापा से हमें जितने पैसे लेने होते, हम उनसे ले लिया करते थे। वैसे भी पापा का कार्ड हम तीनों भाई बहन में से कोई भी यूज कर लेता था। उस दिन नाश्ता करने के बाद मैं अपनी सहेलियों के साथ मूवी देखने के लिए चली गई थी। राजवीर तो 9 बजे ही अपने फ्रेंड्स के साथ क्रिकेट खेलने के लिए घर से निकल पड़ा था और शालू उसके बारे में मुझे नहीं पता, वो घर में थी या फिर कहीं बाहर गई हुई थी। हम लोग अक्सर घर के बाहर ही होते थे। घर आते तो हमारे सारे काम काज घर के नौकर कर दिया करते थे। घर में सुरेश के अलावा और भी काफी सारे नौकर थे। दरअसल सुरेश हमारे घर का ड्राइवर हुआ करता था। वो हमेशा पापा के साथ रहता था, लेकिन जब से पापा बीमार हुए थे, वो पापा की सेवा करता था, उनके लिए परहेज का खाना बनाया करता था, दवाइयाँ उनको टाइम पर देता था और पापा के कपड़े वगैरह चेंज कर दिया करता था। हमने जब देखा कि वो घरेलू काम कर रहा है, इसलिए हमने भी उसे अपने काम बताना शुरू कर दिया था। हम उसे दिन भर डांटते रहते थे, ताने देते रहते थे। इसीलिए वो हम तीनों भाई बहन से डरा सहमा रहता था और पापा भी बीमार पड़े हुए थे। वो भी हमसे कुछ नहीं कह सकते थे। मैं 2 बजे तक तैयार होकर घर से निकल रही थी, तभी पीछे से नौकरानी ने मुझे आवाज़ लगाई, श्वेता दीदी। मैं जो मोबाइल चलाते हुए चल रही थी, मैंने उसे पीछे पलटकर देखा और कहा कि हाँ बताओ। उसने कहा, दीदी जी, बड़े साहब की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो रही है। मैंने कहा, क्या हुआ है? उसने बताया कि बड़े साहब को सांस लेने में आज सवेरे से ही बहुत दिक्कत हो रही है। राजवीर साहब भी घर से निकल गए हैं। आप तो सब बहन भाइयों में बड़ी हैं, आप उनको अस्पताल लेकर चली जाइए और जाकर उनसे भी मिल लीजिए। मैंने कहा, मुझे टाइम नहीं है, पापा को सुरेश अस्पताल ले जाएगा। मैं उसे फ़ोन पर पापा की तबीयत के बारे में पता कर लूँगी, मुझे लेट हो रहा है। अभी मैं जा रही हूँ। इतना कहकर मैं आगे की तरफ बढ़ने लगी थी, लेकिन उसने फिर से मुझे आवाज़ लगाई, दीदी, बड़े साहब आज सुबह आप तीनों बहन भाई को याद कर रहे थे। आप एक बार उनसे मिल तो लीजिए। नौकरानी कविता की बात सुनकर मुझे गुस्सा आ गया था। मैंने कहा, तुम होती कौन हो मुझे बताने वाली कि हमें क्या करना है और क्या नहीं? चलो जाओ यहाँ से और अपना काम करो और घर के मामलात में दखल अंदाजी देने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं उसे डांटकर आंखों पर चश्मा लगाती हुई घर से बाहर निकल गई थी। उसके कहने पर भी मैंने पापा से मुलाकात नहीं की थी और ना ही पापा की तबीयत के बारे में जानने की कोशिश की थी। हम तीनों भाई बहन घर में मौजूद नहीं थे और हमारे पीछे पापा की तबीयत बहुत खराब हो गई। सुरेश ही उनको अस्पताल लेकर चला गया था। पापा का अस्पताल में इलाज शुरू हो गया था, लेकिन उनकी तबीयत इतनी ज़्यादा खराब हो गई थी कि उनकी सांसें ही बंद हो गईं। इस बारे में मुझे तब पता चला जब मैं अपने फ्रेंड्स के साथ मूवी एंजॉय करने के बाद थिएटर से निकल रही थी। मेरी फ्रेंड्स ने कहा कि फ़ोटो शूट करते हैं। मैंने जैसे ही बैग से अपना मोबाइल फ़ोटो खींचने के इरादे से निकाला तो देखा कि उसमें घर के नौकरों की
और मेरे भाई बहन की भी ढेर सारी कॉल्स थीं। ये देखकर तो मैं एकदम से परेशान हो गई थी कि आखिर इतनी ढेर सारी कॉल्स, वो भी सभी लोगों की। पता नहीं क्या बात है। मैं मूवी में इतनी ज़्यादा बिजी थी कि मैंने अपना फ़ोन साइलेंट कर दिया था और मोबाइल को दोबारा चेक भी नहीं किया, जिसकी वजह से मुझे किसी भी कॉल का पता ही नहीं चला था। मैंने सबसे पहले अपने भाई राजवीर को फ़ोन किया, क्योंकि सबसे ज़्यादा कॉल्स उसी की आई हुई थी। उसने मेरी कॉल रिसीव करते ही कहा, दीदी कहाँ हो आप? मैं आपको कब से कॉल कर रहा हूँ। मैंने कहा, ओहो, क्या मुसीबत आ गई है, क्या बात है? उसने कहा, बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है दीदी, पापा। मैंने कहा, क्या हुआ पापा को? बोलो आगे। दीदी, पापा नहीं रहे। ये सुनकर तो मेरे चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी थी। मुझे बेहद घबराहट होने लगी और मैं जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठकर घर के लिए रवाना हुई थी। हमारे घर पर भी भीड़ इकट्ठा थी। मेरे दोनों भाई बहन मुंह लटकाकर एक तरफ खड़े हुए थे और सुरेश, वो फूट फूट कर रो रहा था और मेरे पापा के शव के पास बैठा हुआ था। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। हमारे पापा से हमने कभी लगाव नहीं रखा था। हमें उनसे ज़्यादा उनके पैसों और उनकी जायदाद से मतलब था। लेकिन आज जब वो इस दुनिया को छोड़ कर गए, तब एहसास हुआ था कि हमारे पापा हमारे लिए क्या थे। पापा की मौत का सदमा हमसे भी ज्यादा सुरेश ने लिया था। कंडीशन ऐसी हो गई थी जैसे वो जिंदा इंसान ही नहीं, बल्कि एक जिंदा लाश है जो सिर्फ जी रहा है। लेकिन अभी भी हम तीनों भाई बहन अपनी हरकतों से बाज नहीं आए थे। हमें सुरेश पसंद नहीं था और हम उस पर अपने हुक्म चला रहे थे। पापा जा चुके थे, हम अनाथ हो गए थे। मगर सच कहूं तो हम भाई बहन को अनाथ होने का कोई एहसास नहीं था, बल्कि एक अजीब सी शरारत थी, एक ऐसी खुशी जो मैं अपने चेहरे के पीछे छुपाकर बैठी हुई थी। रात के समय हम तीनों भाई बहन अपने कमरे में रिलैक्स होकर बैठे हुए थे और एक दूसरे से बातें कर रहे थे। मैंने उन लोगों को बताया कि पापा चले गए हैं और हमारी मम्मी हमें 7 साल पहले छोड़कर जा चुकी हैं। पापा भी अपनी जायदाद छोड़कर जा चुके थे। अब ये जायदाद हम लोगों की ही तो होनी थी, इसलिए हमने फैसला किया था कि हम तीनों भाई बहन को पापा की ज़मीन जायदाद आपस में बांट लेनी चाहिए। भले ही हम लोगों की शादी नहीं हुई थी, लेकिन हम जल्द से जल्द इस काम को करना चाहते थे, ताकि अपने अपने हिस्से की जायदाद लेकर अपनी ज़िंदगी अपनी मर्जी के मुताबिक बिता सकें और एक दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर ना करें। मैंने जब ये टॉपिक अपने भाई बहन के सामने रखा, तो उनको भी मेरा ये फैसला अच्छा लगा था। मैं चाहती थी कि जल्द से जल्द मेरे हिस्से की जायदाद मेरे पास आ जाए, तो मैं अपनी पसंद के मुताबिक शादी कर लूँगी। मेरी बात सुनकर मेरे दोनों भाई बहन खुश हो गए थे। फिर हम लोगों को याद आया कि हमारा ये काम हमारे खानदानी वकील और पापा के पुराने दोस्त एडवोकेट दीपक राय ही कर सकते हैं, क्योंकि वो ही पापा के सारे केस हैंडल किया करते थे। हम तीनों भाई बहन की फितरत एक जैसी थी। हम तीनों ही दौलत के पुजारी थे और ताकत के भूखे थे। पापा हमारे लिए सिर्फ एक एटीएम मशीन, ये एक ऐसे रुकावट थे जो हमारे ऐशो आराम के रास्ते में आ जाते थे। वो पुराने ज़माने जैसी सोच रखते थे और हम आजकल के बच्चे थे, इसलिए उनकी हर रोक टोक हमें बुरी लगती थी। अब फाइनली पापा के जाने के बाद हमें सुकून मिल रहा था। वो हमेशा मुझे और शालू को घर में रहने को कहते थे। उनका कहना होता था कि बेटियां घर की शोभा होती हैं, बेटियों की इज्जत बहुत नाजुक होती है, अपनी इज्जत को ढककर रखा करो। और राजवीर से कहते थे कि तुम बेटा पिता का दायां हाथ होता है, इसका सहारा होता है, तुम मेरा कारोबार देखो, गांव जाकर जमीनें संभालो। मगर मेरा भाई भी अपनी जिम्मेदारियों से बहुत दूर भागता था, या ये कहो कि वो किसी चीज की जिम्मेदारी लेना ही नहीं चाहता था। अगले दिन फाइनली हमने दीपक अंकल को कॉल कर दी थी। हम लोग उनका वेट कर रहे थे। राजवीर ने कहा, दीदी कि दीपक कहाँ रह गया, अभी तक आया क्यों नहीं? मैंने उसे घूरते हुए कहा कि सब्र करो, वो वकील है, पेपर्स तैयार कर रहे होंगे। तुम्हें पता है कि पापा अपनी चीज़ों को कितना सीक्रेटली रखते थे। आखिरी टाइम तक उन्होंने किसी को हवा तक नहीं लगने दी कि आखिर उन्होंने वसीयत में लिखा क्या है। लेकिन जाहिर है वारिस तो हम लोग ही हैं, और कौन हो सकता है। तभी शालू ने हंसते हुए कहा कि हाँ हाँ भैया, हम ही हैं। मैंने सोचा पापा का कुछ पता भी नहीं, वैसे भी उन्हें पुण्य कमाने का बहुत शौक था। क्या पता उन्होंने अपनी आधी ज़मीन जायदाद किसी अनाथ आश्रम को या किसी गरीब को दे दी हो। बस इस बात का ध्यान हमें रखना है। लेकिन मैंने फैसला कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हम अपना हिस्सा किसी और को नहीं लेने देंगे। सारी जिंदगी हमने अपने पिता की कमाई पर अय्याशी की थी, कभी उनकी सेवा नहीं की, कभी मोहब्बत से उनके पास बैठकर बात तक नहीं की थी।
मगर हमें लगता था कि ये हमारा पैदाइशी हक है। मैं उठकर खिड़की के पास गई और पर्दा थोड़ा सा सरकाया, बाहर देखने लगी। बारिश अब तेज हो चुकी थी और आंगन में कीचड़ और पानी जमा हो रहा था। वहीं एक तरफ पेड़ के नीचे घुटनों के बल सुरेश बैठा हुआ था और आंसू बहा रहा था, पापा की याद में। उसको तो देख देख कर मुझे हंसी आ रही थी कि हम अपने पिता की संतान होते हुए उनकी मौत का इतना सदमा नहीं ले रहे थे, और वो तो ऐसे रो रहा था जैसे दुनिया ही खत्म हो गई है। यहाँ तक कि बारिश में भीगते हुए भी वो रो रहा था। ये रोना, ये दिखावा और ये वफादारी का नाटक सब देखकर मुझे इससे नफरत हो रही थी। 7 साल पहले ये इस घर में आया था। तब से ही पापा का व्यवहार हमारे साथ और भी ज्यादा कड़क हो गया था। ये 7 साल पहले की बात है। जब पापा गांव से वापस आए तो ये मेला कुचेला जवान लड़का उनकी गाड़ी में बैठा हुआ था। पापा ने कहा कि ये आज से मेरा ड्राइवर बन गया है और आउट हाउस में रहेगा। हमने इस बात पर एतराज़ किया था कि एक अनजान इंसान को घर में रखना खतरे से खाली नहीं है, मगर पापा ने हमें डांट कर खामोश करवा दिया था। और फिर देखते ही देखते ये ड्राइवर पापा का दायां बाजू बन गया था। हर समय पापा इसे अपने साथ ही रखते थे। ये भी पापा के सारे काम किया करता था। यहाँ तक कि जब पापा को सांस की प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी, उसके बाद से ही ये पापा का हर छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा काम करता रहता था और 24 घंटे उनके साथ एक साए की तरह रहता था। हम तो पापा के कमरे में नहीं जाते थे, क्योंकि वो हमें बताने बैठ जाते थे कि लड़कियों को कैसे रहना चाहिए और लड़कों को कैसे रहना चाहिए, और फिर उनके कमरे से हमें दवाइयों की बदबू भी बहुत आती थी। पापा की आंखों में सुरेश के लिए जो मोहब्बत थी, वो कभी हमें नसीब नहीं हुई थी। मुझे लगता था कि इसने हमारे पापा पर कोई जादू कर दिया है, वरना एक नौकर की इतनी औकात कैसे हो सकती है कि वो घर के मालिक के दिल पर राज करे। मैंने सोच लिया था कि बस एक बार वसीयत का बंटवारा हो जाए, उसके बाद मैं सुरेश को जलील करके घर से निकाल दूंगी। ये सारी जिंदगी याद रखेगा। अभी मैं यही सब सोच रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई और नौकर ने अंदर आकर बताया कि दीपक साहब आ गए हैं। ये सुनते ही हम तीनों भाई बहन फौरन सीधे होकर बैठ गए थे और अपने चेहरे पर हमने सीरियसनेस का नकाब ओढ़ लिया था, जैसे हम बहुत ही अफसोस में हों। वो घमंड के साथ चलते हुए अंदर आ रहे थे। सारी जिंदगी उन्होंने कचहरियों और अदालतों में गुजारती थी। उनकी आंखों में एक ऐसी तेजी थी जो सामने वाले के दिल का हाल जान लेती थी। वो हमारे सामने बैठे और उन्होंने अपने वजनदार बैग को टेबल पर रखा था। इस बैग में हमारी किस्मत बंद थी। उनका चेहरा सीरियस था और वो खामोश नजरों से बारी बारी हम तीनों को देख रहे थे, जैसे वो कोई ऐसा राज जानते हों जिससे हम बेखबर हैं। कमरे के माहौल में तनाव बढ़ता जा रहा था। राजवीर ने गला खंगारा और कहा कि अंकल, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। अब देर मत कीजिए, जल्दी से पढ़कर हमें सुना दीजिए, ताकि हम पापा की आखिरी ख्वाहिश को पूरा कर सकें और और जायदाद का बंटवारा कर सकें। अंकल ने फिर गहरी सांस ली और बैग से मोटी फाइल निकाली, मगर इसे खोलने से पहले उन्होंने अपने हाथ रोक लिए और हमारी तरफ देखकर बोले कि मनोहर जी की एक शर्त थी, वसीयत पढ़ने से पहले इस कमरे में घर का हर सदस्य मौजूद होना चाहिए, और वो खास नौकर भी, जिसे वो अपने बेटे की तरह रखते थे। ये सुनकर तो हम तीनों हैरान रह गए थे। मैंने कहा, अंकल क्या मतलब है आपका? उन्होंने कहा, मैं सुरेश की बात कर रहा हूँ। मैंने कहा, अंकल, अब उस 2 कौड़ी के इंसान के साथ बैठकर हम वसीयत सुनेंगे, हम उसे यहाँ नहीं बुला सकते। तभी राजवीर भी गुस्से से खड़ा हो गया और कहने लगा, ये क्या तमाशा है अंकल? वो इस घर का नौकर है और उसे उसकी सैलरी मिल जाएगी, उसे यहाँ बुलाने की क्या ज़रूरत है? मगर अंकल ने कहा कि ये मनोहर जी का आखिरी हुक्म है। अगर सुरेश यहाँ नहीं होगा तो वसीयत भी नहीं खुलेगी और मामला अदालत में जाएगा, जहाँ सालों लग सकते हैं। ये सुनकर तो हमें साफ सूंघ गया था। अदालत का नाम सुनकर हमारे होश ठिकाने आ गए थे, क्योंकि हम कोर्ट कचहरी के बारे में कुछ नहीं जानते थे। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने गुस्से पर काबू किया और नौकर को इशारा किया कि जाओ, सुरेश को यहाँ लेकर आओ। कुछ ही देर के बाद दरवाज़ा दोबारा खुला और सुरेश अंदर दाखिल हुआ। वो सर से पांव तक भीगा हुआ था, उसके कपड़ों से पानी टपक रहा था और वो कांप रहा था। उसकी आंखें सूजी हुई थीं। वो दरवाजे के पास ही जमीन पर बैठने लगा तो वकील अंकल ने उसे रोक दिया और अपने पास रखे हुए स्टूल की तरफ इशारा किया। सुरेश, यहाँ बैठ जाओ। वो हिचकिचाया। वकील अंकल के कहने पर डरते डरते वो स्टूल के किनारे पर बैठ गया था। हम तीनों उसे ऐसी नजरों से घूर रहे थे, अगर नजरें खंजर होती
तो वो अब तक छलनी हो चुका होता। वकील अंकल ने अपना चश्मा लगाया और फाइल खोलकर पढ़ना शुरू कर दिया। मैं मनोहर चौधरी अपने पूरे होशो हवास और बिना किसी दबाव के ये वसीयत कर रहा हूँ। मेरी जिंदगी एक खुली किताब नहीं थी। मैंने बहुत से राज अपने सीने में दफन किए रखे थे, लेकिन मरने से पहले अपना मन साफ करना चाहता हूँ। मेरे 3 बच्चे हैं, बड़ी बेटी श्वेता, बेटा राजवीर और सबसे छोटी बेटी शालू। ये तीनों मेरी दूसरी पत्नी के बच्चे हैं। दरअसल मेरी पहली पत्नी, जिसकी शादी मेरे परिवार ने गांव की रेखा के साथ करवाई थी, उससे मुझे एक औलाद हुई थी। लेकिन बच्चे के जन्म के समय मेरी पत्नी रेखा की मौत हो गई। उसके कुछ समय के बाद मेरी शादी अंजना से हुई, जो शहर की रहने वाली थी। अपने बेटे को माँ का प्यार देने की खातिर मैंने उसके साथ शादी कर ली थी, लेकिन वो औरत मेरे बेटे को अपना न सकी और उसके साथ मेरे 3 बच्चे हुए। मगर वो मेरे बेटे को पसंद नहीं करती थी, हमेशा उसके साथ बुरा व्यवहार करती थी। मैं उसको बहुत समझाता था, मगर कभी उसने मेरी बात नहीं समझी थी। हालांकि मैंने अंजना के बच्चों के साथ कभी कोई कमी नहीं छोड़ी थी, उनको अच्छी शिक्षा दिलाई थी, उनकी हर ख्वाहिश पूरी की थी। लेकिन अफसोस कि ये तीनों मेरे नाम का बोझ न उठा सके। पिता की दौलत ने उनको इंसान से दरिंदा बना दिया। उनके दिलों में रहम नहीं बल्कि हवस है। जब ये तीनों लगभग समझदार हो गए तो इन्होंने अपनी माँ के कहने में आकर मेरे बेटे के साथ कभी अच्छा व्यवहार नहीं किया। इनकी माँ ने उनके दिमाग में यही बात डाल दी थी कि ये तुम्हारा सौतेला भाई है और इसे कभी अपना मत समझना, इसके साथ कभी हमदर्दी मत दिखाना। इसलिए ये तीनों बच्चे, मेरी पत्नी ने भी कभी कोई कमी नहीं छोड़ी मेरे बेटे को बर्बाद करने में। उसकी नफरत उसके साथ इतनी हद तक बढ़ गई कि एक दिन उसने इन तीनों बच्चों को समझा दिया कि इसको अपने साथ खेलने के बहाने ले जाओ और फिर कहीं छोड़कर आ जाना, घर पर मत लाना। मेरे बच्चों ने अपनी माँ के कहने में आकर वही किया। वो लोग नफरत में इतनी आगे बढ़ गई थी, वो मेरे बेटे को अपने साथ ही नहीं ले गए, बल्कि स्कूल के रास्ते में पड़ने वाले बड़े से नाले में उसे धक्का देकर फेंक दिया। वो बेचारा मासूम संभल न सका, नाले में डूबता चला गया। मदद के लिए पुकारने लगा, मगर उसकी किसी ने मदद नहीं की और ये लोग शांति से घर आ गए और चर्चा फैला दी कि वो तो इनके साथ स्कूल गया था, लेकिन वहां से कहीं गायब हो गया, जिसके बारे में कभी कुछ पता ना चल सका। लेकिन ये तो ऊपर वाले का भला हो, मेरे एक जानने वाले ने मुझे उस बच्चे के बारे में बताया। मैं जब उससे मिलने के लिए गया तो उसकी हालत बहुत खराब थी और मैं समझ गया था कि मेरी पत्नी और मेरे बच्चे सारी जिंदगी मेरे बेटे से नफरत ही करते रहेंगे। इसलिए मैंने काफी समय तक उसे खुद से दूर रखा, उसे एक अनाथ आश्रम भेज दिया जहां मैं उसका ख्याल रखता रहा। लेकिन मैं उसे कब तक खुद से दूर कर सकता था। जब 7 साल पहले मेरी पत्नी की भी मौत हुई, तब मैंने ठान लिया था कि मैं इसे अपने घर में लेकर आऊंगा। मैं अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ दिल पर पत्थर रखकर एक ही घर में गुजारा कर रहा था, क्योंकि वो सभी लोग इंसान नहीं बल्कि दरिंदे हैं। मेरी दूसरी पत्नी भी इस दुनिया को छोड़कर चली गई, लेकिन उसके बच्चे, जिनके रगों में मेरा खून दौड़ रहा था, उन्होंने अपनी माँ की तरह कभी मेरी इज्जत न की और मेरे बेटे को भी मुझसे दूर कर दिया। इसलिए मैं मजबूर हो गया कि कई सालों बाद मैं उसको अपने घर लेकर आया और सबको बताया कि वो एक अनाथ और गरीब है। मैं उसको अपना ड्राइवर, अपना नौकर बनाना चाहता हूँ। मैं अपने बेटे को अपने साथ रखना चाहता था, इसलिए काफ़ी समय तक उसकी पहचान को अपने ही परिवार से छुपाकर रखा। हमारे घर में रहने वाला सुरेश कोई और नहीं बल्कि मेरा ही सगा बेटा, मेरी सबसे पहली औलाद, जिसने मेरा बहुत ख्याल रखा, मेरी सेवा की और मेरी औलाद होने का फर्ज निभा दिया। मैं अपनी सारी जमीन जायदाद, अपना कारोबार, सब कुछ सुरेश के नाम करता हूँ और अपने तीनों बच्चों राजवीर, श्वेता और शालू को अपनी जायदाद से बेदखल करता हूँ। ये सुनकर तो हम तीनों भाई बहन के चेहरे पर पसीने आ गए थे और हमारे होश भी उड़ गए थे। ये सुरेश ये सुरेश वही लड़का था जिसको लगभग 13-14 साल पहले हमने अपनी मम्मी के कहने पर नाले में धक्का दे दिया था। हमें तो लगा था कि ये कभी अब हमारी जिंदगी में वापस नहीं आएगा, लेकिन ये तो हमारे घर में इतने सालों से रह रहा था। समझ आया कि जब हम लोग स्कूल जाते थे तब वो बच्चा था, लेकिन जब कई सालों बाद वो हमारे घर आया तब तक वो जवान हो चुका था। पापा ने इसे हमसे छुपा कर रखा था और मम्मी के मरने के बाद वो इसे घर में नौकर बनाकर ले आए थे। ये वो राज था जिसे हम तीनों ने बहुत गहराई में दफन कर दिया था। हम समझते थे कि पापा को कभी पता नहीं चला, मगर पापा तो सब जानते थे। ये सच था कि हमारी मम्मी ने हमेशा हमें यही समझाया था कि वो बच्चा हमारा दुश्मन है,
वो हमारी जायदाद का हिस्सेदार है, वो गंदी नाली का कीड़ा है। कैसे हम लोग बहला फुसलाकर उसे दूसरे रास्ते की तरफ ले आए थे जहां पर नाला था, और हमने बातों ही बातों में उसे नाले के अंदर धकेल दिया था। वो मासूम हमें अपना भाई बहन समझकर हमारे साथ चल पड़ा था। उसे क्या पता था कि हम उसके कसाई बने हुए हैं। मुझे आज भी याद है कि वो कितना रो रहा था। वो पापा पापा पुकार रहा था, मगर हमने उसको नहीं बचाया था और हमें लगा कि नाले में डूबकर उसकी मौत हो गई होगी। जब नाले में वो पूरी तरह से धंस गया तो हम घर पर आ गए थे। हमने घर आकर झूठी कहानी बनाई थी कि वो हमें कहीं नहीं मिल रहा। पापा ने भी उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की थी। पापा खामोश हो गए थे। वो समझ गए थे, मगर उनके पास कोई सबूत नहीं था। आज इतने सालों के बाद वो हमारे सामने आकर खड़ा हो गया। वकील अंकल ने बताया कि तुम्हारे पिताजी का कहना था कि वो अपने बेटे की हिफाजत ना कर सकें। उन्होंने अपने कातिल बच्चों के साथ एक छत के नीचे जिंदगी बिताई। जब तुम लोगों ने सुरेश को नाले में फेंका था, वो बहते बहते एक ऐसी जगह चला गया जहां लोगों ने उसे देख लिया था और फिर उसे अस्पताल भेज दिया गया। उसी अस्पताल में तुम्हारे पिता के कोई जानने वाले इंसान थे जो शायद सुरेश को जानते थे। उन्होंने तुम्हारे पिता को अस्पताल बुलाया। सुरेश की हालत देखकर तुम्हारे पिता बहुत डर गए थे। उनका सांस रुकने लगा था और बस तब से ही उन्होंने फैसला कर लिया था कि वो अब उसकी हिफाजत जरूर करेंगे। वो चाहते तो तुम लोगों को, तुम्हारी माँ को पुलिस के हवाले कर सकते थे, लेकिन तुम भी उनका अपना ही खून थे, इसलिए उन्होंने ऐसा नहीं किया। सुरेश की हिफाजत करते रहे और सुरेश को सबसे छुपाकर रखा, ताकि अगर दोबारा से किसी को उसके बारे में पता चल गया तो तुम्हारी माँ या तुम लोगों से मारने की कोशिश करोगे। इसलिए उन्होंने उसकी पहचान छुपाई और फिर कुछ समय के बाद उसे घर ले आए ड्राइवर बनाकर। मैंने झटके से सर उठाया और सुरेश की तरफ देखा, जो अभी भी सर झुकाकर बैठा हुआ था। ये ड्राइवर सुरेश, ये हमारा भाई कैसे हो सकता है? ये इतने सालों से हमारे साथ रहा, हमारे जुल्म सहे, हमारी गालियां सुनता रहा और उफ तक नहीं की। फिर वकील अंकल ने वसीयत की आखिरी और फैसले भरा हिस्सा पढ़ा। मेरे तीनों बच्चों ने मेरी जिंदगी को नर्क बना दिया और एक अपनी माँ के कहने पर एक मासूम की जान लेने की कोशिश की। इसलिए मैं मनोहर ये घर, अपनी जमीन जायदाद अपने चौथे और इकलौते बेटे सुरेश के नाम करता हूँ। ये सुनना था कि मेरे दिमाग की नसें फटने को तैयार हो गई थी। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। ये करोड़ों की जायदाद हमारे हाथ से निकल रही थी, जो हमारे पिता की ही थी, और इस इंसान के पास जा रही थी जिसे हम जूते की नोक पर रखते थे। मैं जोर से दहाड़ी थी। झूठ, ये सब झूठ है, ये बकवास है। दीपक अंकल, आपने इस नौकर के साथ मिलकर ये साजिश तैयार की है। ये वसीयत जाली है। तभी राजवीर भी जोर से चिल्लाया कि ये नामुमकिन है। ये 2 टके का नौकर हमारा भाई कैसे हो सकता है? ये वो सुरेश कैसे हो सकता है? हमने तो इसे। वो अपनी बात कहते कहते रुक गया था। शालू भी गुस्से से आग बबूला हो रही थी। राजवीर का तो दिमागी संतुलन ही बिगड़ गया था। उसकी आंखों में खून उतर आया था। वो टेबल पर पड़ा हुआ एक भारी फ्लावर पॉट उठाकर सुरेश की तरफ लपका। हरामखोर, तेरी ये हिम्मत कि तू हमारे पिता की जायदाद हड़प करेगा? तूने पापा को बहकाया है। मैं तुझे आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कमरे का नजारा एक जंग के मैदान में बदल गया था। हम तीनों भाई बहन पर जुनून सवार था। हम भूल गए थे कि वहाँ वकील मौजूद है या कानून नाम की भी कोई चीज होती है। हमारे सर पर सिर्फ ये धुन सवार थी कि इस कांटे को हमेशा के लिए निकाल फेंकना है। राजवीर ने फ्लावर पॉट उसके सर पर मारने की कोशिश की, लेकिन सुरेश ने अपना बाजू आगे कर दिया, जिससे फ्लावर पॉट उसके बाजू पर लगा और टूट गया। वो दर्द से तड़पकर जमीन पर गिर पड़ा। वकील साहब चीख रहे थे, रुक जाओ, ये क्या हो रहा है? कानून को अपने हाथ में मत लो। उन्होंने बीच बचाव की कोशिश की, लेकिन मैंने उन्हें जोर से धक्का दिया। वो बूढ़े आदमी थे, संभल नहीं सके और लड़खड़ाकर सोफे पर गिर गए। राजवीर ने सुरेश का गिरेबान पकड़ लिया। उसकी उंगलियां उसके गले में धंस रही थी। बोल, बोल, कौन है तू? सच बता, वरना आज तेरी जबान खींच लूंगा। किसने समझाया तुझे ये नाटक? सुरेश का चेहरा तमतमाया हुआ था। उसकी सांस घुट रही थी, मगर उसने रिक्वेस्ट नहीं की। वो बस अपनी भीगी हुई आंखों से हमारी तरफ देख रहा था। दूसरी तरफ से शालू ने उसे थप्पड़ मारना शुरू कर दिया। राजवीर उसे घूंसे मार रहा था और मैंने उसके बाल पकड़ रखे थे। हम तीनों मिलकर उसे बुरी तरह से पीट रहे थे। उसके कपड़े फट गए थे और नाक और मुंह से खून बह रहा था, लेकिन हमें उस पर कोई रहम नहीं आ रहा था। हमें लग रहा था कि अगर हमने इसे खत्म नहीं किया तो हम सब कुछ खो देंगे। शालू चीख रही थी, दीदी,
भैया इसे मार दो, आज इसे खत्म कर दो। वकील अंकल चीख रहे थे। सुरेश जमीन पर तड़प रहा था। उसने कई बार हाथ जोड़ने की कोशिश की, लेकिन हम उसे मौका ही नहीं दे रहे थे। मैं दरवाजे के पास रखा गमला उठाकर उसके सर पर देकर मारने ही वाली थी, जब अचानक उसने अपनी जेब से एक लॉकेट निकालकर हवा में लहराया। इस फोटो में एक 8 साल का बच्चा मुस्कुरा रहा था और उसके गले में एक पुरानी सी चेन थी। ये चेन मामूली चेन नहीं थी, ये वही चेन थी जो कई सालों पहले नाले में गिरने वाले सुरेश के गले में थी। और ये चेन इतनी मजबूत थी कि आज भी सुरेश की फटी हुई शर्ट से बाहर झांक रही थी। ये देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मेरा गला सूख गया और आंखों के सामने वो खौफनाक नज़ारा एक जिंदा हकीकत बनकर नाचने लगा था। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थी और मुझे अपने सीने में हथौड़े बरसते हुए महसूस हो रहे थे। ये कोई मामूली तस्वीर नहीं थी, ये मेरे बीते हुए समय का खौफनाक आईना था, जिसे मैं कई सालों पहले तोड़ चुकी थी, जब वो 8 साल का था। मेरी नज़र कभी इस लॉकेट पर जाती, तो कभी ज़मीन पर गिरे हुए इस इंसान पर, जिसे हम जूते की नोक पर रखते थे। शालू और राजवीर मेरी तरफ सवाल करते हुए नज़रों से देख रहे थे। वो मेरे मुंह से इनकार सुनना चाहते थे। वो चाहते थे कि मैं ये कहूँ कि ये झूठ है, ये कोई धोखा है, मगर मेरी आंखें वो सच देख चुकी थी जिससे फरार होना मुमकिन नहीं था। कमरे में एक ऐसी खामोशी छा गई थी जो मौत से ज्यादा डरावनी थी। बाहर आसमान पर बिजली कड़की तो कमरे की रोशनियां जल बुझने लगी, जैसे कुदरत भी हमारे गुनाहों पर गवाही दे रही हो। मैंने लड़खड़ाती हुई आवाज में राजवीर की तरफ देखा और सर हाँ में हिलाया तो उसके पैरों तले से जमीन निकल गई थी। उसके चेहरे से खून निचड़ गया था और शालू जो उसके सर पर डंडा मारने के लिए तैयार बैठी थी, अचानक पत्थर जैसी हो गई। हम तीनों भाई बहन का दिल डर गया था। हम समझ गए थे कि पापा ने हमारे साथ जिंदगी का सबसे बड़ा खेल खेला है। वो बूढ़ा जिसे हमने बिस्तर पर अकेला छोड़ दिया था, वो मरते मरते हमारी जड़ों में तेजाब डाल गया था। गुस्से और नफरत की एक नई लहर मेरे अंदर पैदा हुई थी। ये पछतावा नहीं था, ये डर था कि अगर ये सच साबित हो गया तो वो करोड़ों की जायदाद जिसको हम हासिल करना चाहते थे, सब हमारे हाथों से निकल जाएगा। वकील अंकल जो अभी तक हक्का बक्का खड़े थे, उन्होंने हिम्मत इकट्ठा की और आगे बढ़कर सुरेश को सहारा देकर उठाने लगे। उनकी आवाज में सख्ती थी। उन्होंने कहा कि तुम लोग पागल हो गए हो क्या? तुम अपने ही भाई पर हाथ उठा रहे हो। ये वही सुरेश है, तुम्हारा खून, तुम्हारे पिता की पहली औलाद, जिसे ऊपर वाले ने दोबारा तुमसे मिलाया है। अंकल के ये शब्द मेरे लिए किसी जहर से कम नहीं थे। मुझे इस शब्द भाई से घिन आ रही थी। ये हमारा भाई नहीं हो सकता। ये वो कांटा था जिसे हमने कुछ सालों पहले फेंक दिया था और अब ये दोबारा आ गया था। मैंने गुस्से में आगे बढ़कर वकील अंकल को जोर से धक्का दिया। वो बूढ़े आदमी थे, संभल नहीं सके और फिर से सोफे पर गिर गए। मैंने कहा कि बकवास बंद करो अपनी, फौरन यहाँ से दफा हो जाओ और अपनी ये मनहूस फाइल भी अपने साथ ले जाओ। हमें किसी वसीयत की परवाह नहीं है। इस घर के वारिस हम हैं और हम ही रहेंगे। ये 2 टके का नौकर कल भी नौकर था और आज भी नौकर ही रहेगा। राजवीर ने जल्दी से घर का दरवाजा बंद कर दिया। शालू ने खिड़की बंद की। हम तीनों की आंखों में खून उतर आया था। अब मामला जायदाद से आगे निकलकर जिंदगी और मौत का बन चुका था। वकील अंकल डर के मारे कांपने लगे थे। उन्होंने शायद कभी हमारा ये वहशी रूप नहीं देखा था। मैंने पलटकर सुरेश की तरफ देखा, जो अब दीवार के सहारे खड़ा था। उसके चेहरे पर चोटों के निशान थे और खून बह रहा था, मगर उसकी आंखों में अजीब सा सुकून था, वो सुकून जो मुझे और भी ज्यादा गुस्सा दिला रहा था। उसने धीमी आवाज में कहा कि दीदी, मैं जायदाद के लिए नहीं आया था, मैं तो सिर्फ पापा की सेवा कर रहा था। मुझे आपका कुछ भी नहीं चाहिए। आप सब कुछ रख लो, बस मुझे पापा के घर में रहने दो। मैंने एक जोरदार हंसी हंसी और उसके करीब जाकर उसका गिरेबान पकड़कर कहा कि तू क्या समझता है, हम तेरे इस नाटक में आ जाएंगे? तूने 7 साल पहले हमें बेवकूफ बनाया था, पापा के कान भरे, और अब तू मासूम बन रहा है। तू चाहता है कि हम तुझ पर तरस खाए। हम वही हैं जिन्होंने बचपन में तुझे नहीं बख्शा, तो अब क्या बख्शेंगे? राजवीर ने पास पड़ा हुआ एक भारी लोहे का रॉड उठा लिया और शालू ने टेबल से चाकू उठा लिया। वकील अंकल ने चीख मारकर हमें रोकने की कोशिश की, लेकिन राजवीर ने उसे धमकी दी कि अगर तुमने एक शब्द भी अपने मुंह से निकाला तो अगली लाश तुम्हारी होगी। हम तीनों ने सुरेश को घेर लिया था। मेरा दिल कह रहा था कि बस एक बार और किस्सा खत्म। कोई नहीं जानेगा कि यहाँ क्या हुआ था। हम कह देंगे कि नौकर चोरी करके भाग गया या उसके साथ कोई हादसा हो गया। पुलिस और कानून तो हमारी जेब में है। पैसे फेंकेंगे
और सब मुंह बंद कर लेंगे। लेकिन सुरेश की आंखों में मौत का डर न देखकर मुझे उलझन हो रही थी। वो डर क्यों नहीं रहा था? वो क्यों भीख नहीं मांग रहा था? क्या उसके पास कोई और चाल है? मैंने उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मारा और कहा, बोल, तेरी क्या चाल है? क्यों आया है तू वापस? सुरेश ने कहा, दीदी, मैं कोई चाल चलने नहीं आया था। मैं तो सिर्फ एक बेटे का फर्ज निभाने आया था। पापा अकेले थे और आप लोग उन्हें छोड़ गए थे। मैं उन्हें अकेला कैसे छोड़ सकता था? मैंने राजवीर को इशारा किया। उसने आगे बढ़कर सुरेश के घुटने पर रॉड दे मारा था। सुरेश की चीख निकल गई थी और वो दर्द से तड़पकर जमीन पर गिर पड़ा था। उसकी चीख ने मुझे एक अजीब सा सुकून दिया, जैसे मेरा बदला पूरा हो रहा हो। शालू ने कहा कि दीदी, भैया इसे खत्म कर देते हैं और इसकी लाश को गायब कर देंगे। किसी को कानो कान खबर तक नहीं होगी। मैंने उसे रोका नहीं, मेरा भी यही इरादा था। लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि वकील यहाँ मौजूद है और ये गवाह हमारे लिए खतरा बन सकता है। मैंने वकील की तरफ देखा और ठंडे अंदाज में कहा कि अंकल, आपने कुछ नहीं देखा, समझे आप जाइए और आप किसी से इस बारे में कुछ भी नहीं कहेंगे, वरना आपका बेटा जो दूसरे शहर में नौकरी करता है, उसकी जिंदगी की जमानत नहीं दे सकती। वकील की आंखों में बेबसी के आंसू थे। वो जानता था कि हम कितने जालिम हो गए हैं। उन्होंने कांपते हुए सर हिला दिया था और अपनी फाइल समेटकर लड़खड़ाते हुए कदमों से दरवाजे की तरफ बढ़ गए थे। मैंने उन्हें जाने दिया था, क्योंकि मुझे पता था कि यह नाटक एक बेहतरीन ताला है जो जुबान को बंद रखता है। अब कमरे में सिर्फ हम तीनों भाई बहन थे और जख्मी हालत में सुरेश था, जो तड़प रहा था। मैंने राजवीर से कहा कि इसे उठाओ, इसे यहाँ नहीं मारेंगे, इसे वहीं लेकर चलो जहाँ इसकी कहानी की शुरुआत हुई थी। आज इसकी कहानी का अंजाम भी वहीं होगा, उसी गंदे नाले के पास। मेरी बात सुनकर शालू और राजवीर के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट फैल गई थी। हम तीनों ने मिलकर सुरेश को घसीटना शुरू किया। वो रिक्वेस्ट करने के काबिल भी नहीं रहा था। उसका शरीर बेहाल हो गया था। हम उसे पीछे के दरवाजे से बाहर ले आए थे। बाहर तूफानी बारिश हो रही थी। ठंडी हवा शरीर में घुस रही थी। अंधेरा इतना गहरा था कि हाथ को हाथ दिखाई नहीं दे रहा था। बारिश के शोर ने हमारी आवाज़ों और सुरेश की सिसकियों को दबा दिया था। हम उसे कीचड़ में घसीटते हुए गाड़ी की डिग्गी की तरफ ले गए थे, जैसे कोई मुर्दा जानवर हो। उसी दौरान सुरेश ने मेरी टांग पकड़ने की कोशिश की और कहा कि दीदी, राजवीर भैया, प्लीज़ ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। मैं कहीं दूर चला जाऊंगा, मैं कभी वापस नहीं आऊंगा। मगर उसकी फरियाद मेरे अंदर के दरिंदे को और भी भड़का रही थी। मैंने उसे ठोकर मारी और कहा कि अब बहुत देर हो चुकी है। सुरेश, तुमने गलत समय पर गलत जगह कदम रखा। तुम्हारी मौत ही अब हमारी जिंदगी की जमानत है। हमने उसे बेदर्दी से गाड़ी की डिग्गी में फेंका और ढक्कन जोर से बंद कर दिया। राजवीर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया था और हम दोनों बहनें पीछे बैठ गए थे। गाड़ी तेजी से चल रही थी, मगर सामने का नज़ारा धुंधला था, बिल्कुल मेरे भविष्य की तरह। गाड़ी बंगले के बड़े गेट से बाहर निकली और कच्ची सड़क पर दौड़ने लगी थी। ये वही रास्ता था जो कई साल पहले हमने तय किया था। फर्क सिर्फ इतना था कि तब हम बच्चे थे और आज हम जवां हो चुके थे। तब हम नादान थे, मगर अब हम पक्के मुजरिम थे। सारे रास्ते हम तीनों खामोश रहे थे। सिर्फ बारिश की बूंदें टप टप कर रही थी। हर गुजरते हुए लम्हे के साथ मेरा दिल भारी होता जा रहा था। एक अनजाने डर ने मुझे घेर रखा था। मुझे बार बार लग रहा था कि पीछे कोई हमारी गाड़ी का पीछा कर रहा है। मैंने कई बार पलटकर देखा था, मगर पीछे सिर्फ घुप अंधेरा था। राजवीर ने घबराकर पूछा कि दीदी, हम इसे नाले में फेंकेंगे तो लाश मिल तो नहीं जाएगी? मैंने कहा, पहले हम बच्चे थे, अब बच्चे नहीं हैं, समझदारी से काम करेंगे। शालू ने पीछे पलटकर देखा, जहां डिग्गी से हल्की हल्की आवाज आ रही थी। शायद होश में आने के बाद वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। शालू ने हंसते हुए कहा कि देखो, अभी भी इसमें कितनी जान बाकी है। ये कमबख्त मरता क्यों नहीं है? लगभग आधे घंटे का सफर तय करने के बाद हम शहर के गंदे नाले के इस वीरान हिस्से में पहुंच गए थे, जहां दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। राजवीर ने गाड़ी रोकी और लाइट्स बंद कर दी। घने अंधेरे में हम तीनों नीचे उतरे। हम डिग्गी के पास गए और उसे खोला। सुरेश अंदर सुकड़ा हुआ पड़ा था। उसके कपड़े खून और कीचड़ से लथपथ थे। हमने उसे बाहर खींचा और जमीन पर पटक दिया था। बारिश हमारे चेहरे पर तमाचे मार रही थी। सुरेश ने लड़खड़ाते हुए उठने की कोशिश की, लेकिन राजवीर ने उसे दोबारा धक्का दे दिया। हम उसे घसीटते हुए नाले के किनारे ले आए थे। राजवीर ने सुरेश के करीब जाकर
उसको बालों से पकड़ लिया और उसका चेहरा ऊपर किया। उसकी आंखों में देखा, वहां मौत का डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी चमक थी। एक ऐसा अंदाज था जो मुझे समझ नहीं आ रहा था। उसने मुस्कुराने की कोशिश की। हाँ, वो इस हालत में भी मुस्कुरा रहा था। उसकी इस मुस्कुराहट ने मेरे होश उड़ा दिए थे। मैं उसके करीब गई और चीख कर पूछा कि तुम क्यों हंस रहे हो? सुरेश ने खांसते हुए कहा कि दीदी, आप मुझे मार सकती हो, राजवीर तुम मुझे मिटा सकते हो, लेकिन इस सच को कैसे मिटाओगे जो पापा ने वसीयत के साथ छोड़ा है? मैंने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? कौन सा सच? उसने एक गहरी सांस ली और कहा कि तुम लोगों ने वसीयत पूरी नहीं पढ़ी थी। वकील साहब के पास सिर्फ एक कागज नहीं था। पापा जानते थे कि आप लोग मेरे साथ क्या करेंगे, इसलिए उन्होंने अपनी असल वसीयत में एक ऐसी शर्त रखी है जो आप लोगों को कभी चैन से नहीं जीने देगी। ये बात सुनकर तो राजवीर और शालू भी सहम गए थे। शालू ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा, दीदी, ये क्या कह रहा है? कौन सी शर्त? राजवीर ने उसका गला दबाया और कहा कि सीधी तरह बता, क्या बकवास कर रहा है, वरना तेरी जुबान खींच लूंगा। सुरेश ने मुश्किल से सांस लेते हुए कहा कि अगर मेरी मौत हो गई या मैं गायब होता हूँ, तो पापा की वसीयत के मुताबिक सारी जायदाद खुद ब खुद सरकार और ट्रस्ट के नाम हो जाएगी, और साथ ही वो वीडियो भी पुलिस के पास सबूत के तौर पर पहुंच जाएगी जो पापा ने खुफिया तौर पर रिकॉर्ड किए थे, जिसमें तुम लोगों की पुरानी करतूतों का भी जिक्र है और तुम्हारी माँ की भी। वो तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन तुम लोग तो अभी जिंदा हो। सुरेश की बात अभी अधूरी थी, तभी आसमान पर जोरदार बिजली कड़की। हम तीनों का चेहरा डर से सफेद पड़ गया था। राजवीर का हाथ उसके गले से ढीला पड़ गया था। क्या पापा सच में जानते थे कि हम सुरेश को मार देंगे? अगर ये सच है तो इसका मतलब है कि हमने अपने हाथों से अपनी बर्बादी का सामान कर लिया। सुरेश को मारना अब जायदाद को खोने के बराबर था। हम एक अजीब दलदल में फंस चुके थे, जहां आगे कुआं और पीछे खाई थी। राजवीर ने घबराकर कहा कि दीदी, ये झूठ बोल रहा है, ये सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए कहानी बना रहा है। इसे अभी खत्म कर देते हैं इसी समय। लेकिन मेरा दिमाग अब काम करना छोड़ चुका था। मैं एक दौराहे पर खड़ी थी, एक तरफ नफरत और दूसरी तरफ लालच। अगर हम इसे मार देंगे तो हमारे हाथ से दौलत चली जाएगी, और अगर जिंदा छोड़ देते हैं तो ये हम पर राज करेगा। बारिश तेज होती जा रही थी और हम तीनों अपने शिकार के पास खड़े हुए कांप रहे थे, सर्दी से नहीं, बल्कि अपने अंजाम के डर से। अभी हम इसी कंफ्यूजन में थे कि अचानक नाले के दूसरे किनारे से टॉर्च की तेज रोशनियां हमारी तरफ बढ़ने लगी, और पुलिस के सायरन की आवाज ने रात के सन्नाटे को चीर कर रख दिया। पुलिस की गाड़ियों से निकलने वाली रोशनी ने इस अंधेरी रात और नाले के वीरान किनारे को चमका दिया था। हम दंग रह गए थे कि आखिर ये क्या हो रहा है। मुझे अपनी टांगों में जान खत्म होती महसूस हो रही थी। मेरे दोनों भाई बहन का भी कुछ यही हाल था। राजवीर के हाथ से लोहे का रॉड गिर गया था और शालू उसके चेहरे का रंग भी उड़ गया था। अब हम तीनों डर के मारे थर-थर कांप रहे थे और एक दूसरे को देख रहे थे। हमारी आंखों में एक ही सवाल था कि पुलिस को यहाँ पर किसने बुलाया। अभी हम इसी सदमे में थे कि पुलिस की गाड़ियां हमारे बिल्कुल करीब आकर रुकी थी, और उनमें से कुछ हवलदार छलांगे लगाकर बाहर निकले और बंदूकें हम पर तान दी थी। इंस्पेक्टर ने गरजदार आवाज में हमें हाथ ऊपर करने का हुक्म दिया। मैं और शालू बुरी तरह से डर गए थे और जल्दी से अपने हाथ हवा में खड़े कर दिए थे। वो हाथ जो कुछ लम्हे पहले तक अपने ही भाई का गला दबा रहे थे, अब अपनी गलती स्वीकार कर चुके थे। हवलदार ने आगे बढ़कर हमें दबोच लिया था। हमारी कलाइयों पर ठंडी हथकड़ियां चढ़ा दी गई थी, वो हथकड़ियां जिनकी क्लिक की आवाज ने मेरी आज़ादी, मेरे घमंड पर मेरी पहचान को चूर करके रख दिया। लेकिन हैरानी का सबसे बड़ा झटका भी बाकी था। पुलिस की गाड़ियों के पीछे से एक और गाड़ी आई थी, और इसमें और कोई नहीं बल्कि हमारे फैमिली लॉयर दीपक अंकल बाहर निकले थे। उनके चेहरे पर वही सीरियसनेस थी, मगर उनकी आंखों में एक जीत की चमक नजर आ रही थी। उनके हाथ में वही नीले रंग की फाइल थी जिसे मैंने बंगले में ठुकरा दिया था। मैंने चीख कर कहा, दीपक अंकल, ये क्या गद्दारी है? आपने पुलिस को बुलाया? आप भूल गए क्या? हमारे पापा ने आपको हमेशा अपना दोस्त समझा, हमेशा आपकी मदद की, और आप उनके ही बच्चों के खिलाफ जा रहे हैं। दीपक अंकल ने अफसोस से सर हिलाया और मेरे करीब आकर बोले, बेटी, मैं तुम लोगों के खिलाफ नहीं जा रहा, मैं तुम्हारे पिता का हमदर्द रहा हूँ। तुम लोगों ने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। मैं तुम्हारे पिता का दोस्त ही नहीं, बल्कि हमेशा उनका रखवाला भी बना हूँ। मनोहर जी जानते थे कि तुम लोग सुरेश के साथ क्या करोगे। वो तुम तीनों की रग रग से वाकिफ थे, इसलिए उन्होंने ये जाल बिछाया था।
ये सुनकर हम तीनों हक्का बक्का रह गए। जाल? कैसा जाल? तभी सुरेश, जो कीचड़ में लथपथ जमीन पर पड़ा हुआ था, धीरे से उठा। अब उसके चेहरे पर वो लाचारी नहीं थी। उसने अपने कपड़े झाड़े और सीधा खड़ा हो गया था। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, बल्कि एक ऐसा आत्मविश्वास था जो सिर्फ सच्चाई में होता है। उसने इंस्पेक्टर को सैल्यूट किया और फिर हमारी तरफ देखकर कहने लगा, दीदी, भैया, मैंने आपको कहा था कि मत कीजिए। मैंने आपको कहा था ना कि मत कीजिए, बाज आ जाइए। मगर आपकी आंखों पर दौलत की पट्टी बंधी हुई थी। हम लोग बिल्कुल शर्मिंदा हो गए थे। वकील अंकल ने फाइल खोली, उसमें से एक पेन ड्राइव और एक लेटर निकाला। उन्होंने वो लेटर इंस्पेक्टर के हवाले करते हुए कहा कि ये मनोहर जी का आखिरी बयान है, जो उन्होंने अपनी मौत से 2 दिन पहले रिकॉर्ड करवाया था, और मुझे बताया था कि अगर मेरे तीनों बच्चे सुरेश को स्वीकार कर लें तो ये वसीयत वहीं फाड़ दी जाए, लेकिन अगर वो उसकी जान लेने की कोशिश करें तो पुलिस को फौरन खबर दे दी जाए और उन्हें गिरफ्तार करवा दिया जाए। इंस्पेक्टर ने वो लेटर पढ़ा और हमें घूरती हुई नजरों से देखा। वकील अंकल ने हम तीनों की आंखों में आंखें डालकर कहा, तुम्हारे पिता का असल राज ये नहीं था कि सुरेश जिंदा है, बल्कि असल राज ये था कि वो सालों पहले भी ये बात जानते थे कि तुमने ही अपनी माँ के कहने में आकर सुरेश को नाले में धक्का दिया था। ये सुनकर तो मेरे पैरों तले से जमीन ही निकल गई थी। मैंने चौंक कर कहा, क्या? क्या पापा ये बात जानते थे? वकील अंकल ने कहा कि हाँ बेटा, उस दिन जब तुम लोग स्कूल से वापस आए थे और तुम लोगों ने उन्हें झूठी कहानी सुनाई थी, तो तुम्हारे पापा तुम्हारे पीछे पीछे गए थे, तुम्हारे कमरे में, जहाँ तुम तीनों अपनी माँ को बता रहे थे कि तुम लोगों ने किस तरह से सुरेश को बेवकूफ़ बनाकर उसे नाले में धक्का दे दिया। वो तभी तुम लोगों की हकीकत समझ गए थे। वो अपनी पत्नी के सामने भी अनजान बने रहे और उसके जीते जी कभी ये बात जाहिर नहीं होने दी कि वो अपनी पत्नी की चाल जानते हैं। मगर उन्होंने अपनी पत्नी से भी इसीलिए कुछ नहीं कहा क्योंकि वो औरत कभी अपनी हरकतों से बाज नहीं आई। उसने शुरू से ही अपने सौतेले बेटे को अपना दुश्मन ही समझा था। वो चाहते तो तभी पुलिस को बुला सकते थे, तुम्हें और तुम्हारी माँ को पुलिस के हवाले कर सकते थे, मगर उन्होंने तुम्हारे बचपन की वजह से खुद को रोक लिया। वो चाहते थे कि तुम सुधर जाओ। वो कई सालों तक इस चीज़ का इंतज़ार करते रहे और तुम लोगों को सुधरने का सुझाव देते रहे और तुम्हारे दिल में रहम आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब सुरेश वापस आया तो उन्होंने उसे जानबूझकर ड्राइवर बनाया। ये तुम लोगों की आखिरी परीक्षा थी। वो देखना चाहते थे कि तुम एक गरीब नौकर के साथ कैसे सुलूक करते हो। अगर तुम उसके साथ अच्छा व्यवहार करते तो शायद वो तुम्हें माफ़ कर देते और जायदाद में हिस्सा भी दे देते। मगर तुमने साबित कर दिया कि तुम इंसान नहीं हो। तुमने इस पर 7 साल अत्याचार किया और आज इसे दोबारा मारने यहाँ ले आए हो। तुम्हारे पिता ने अपनी वसीयत में लिखा है, अगर मेरे बच्चे सुरेश को मारने की कोशिश करें तो उन्हें मेरी जायदाद से 1 रुपया भी न मिले और उन पर कत्ल का मुकदमा चलाया जाए और मेरी सारी जायदाद सुरेश के नाम कर दी जाए, जो उसे एक ट्रस्ट बनाकर अनाथों और विधवाओं की सेवा के लिए इस्तेमाल करेगा। ये सुनकर शालू और मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। राजवीर भी चिल्ला रहा था कि अंकल हमें माफ़ कर दो, सुरेश तुम भी हमें माफ़ कर दो, हम बहक गए थे, हम तुम्हारे भाई बहन हैं, प्लीज़ हमें जेल मत भेजो। मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। सुरेश ने अपनी भीगी हुई आंखों से हमारी तरफ देखा और कहा, मैंने तुम तीनों को माफ़ कर दिया क्योंकि मैं अपने पिता की आत्मा को तकलीफ नहीं देना चाहता, मगर कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। ये तुम लोगों की कर्मों की सज़ा है जो तुम्हें भुगतनी ही होगी। और तुम्हारी माँ, जिन्होंने कभी मुझे अपनी औलाद नहीं समझा, यहाँ तक कि मुझे इंसान भी नहीं समझा, उनको तो ऊपर वाला समझेगा। पुलिस हमें उधर से उठाते हुए गाड़ियों की तरफ ले गई थी। बारिश अब थम चुकी थी और बादल छट रहे थे। चांद निकल आया था, जिसकी रोशनी में मुझे सुरेश का चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। वो वहीं खड़ा हुआ था, आज़ाद और बेफिक्र, और हम तीनों भाई बहन हथकड़ियों में जकड़े हुए अपनी बर्बादी का तमाशा देख रहे थे। मैंने पलटकर आखिरी बार इस नाले को देखा था। कुछ सालों पहले हमने एक बच्चे को इस नाले में फेंक दिया था। आज उसी नाले ने हमारा हिसाब चुका दिया। पापा ने हमें अपनी दौलत नहीं दी और ये वो सीख थी जो अब सारी जिंदगी हमारे साथ जेल की काल कोठरी में रहने वाली थी। गाड़ी का दरवाज़ा बंद हुआ और मैंने अपनी आंखें बंद कर ली थी क्योंकि बाहर की दुनिया अब मेरी नहीं रही थी। ड्राइवर का राज खुल चुका था और इस राज ने हमें हमेशा के लिए अंधेरों में धकेल दिया था। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।